Hello and welcome to the new YouTube channel The Current Affairs Show, जहाँ पर आपको रोज़ाना नए करंट अफेयर्स, हर दिन के करंट अफेयर्स मिलेंगे और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही मिले जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएं। एंड आवर स्लोगन्स जैसे आपने देख ही लिया होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे, जब तक पीछे नहीं हटने वाले। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का 19 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप चैनल पे नए हो क्योंकि चैनल भी नया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको और मैं आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहूँगा हर एक वीडियो के साथ। तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर भी करें आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगती हो तो। अदरवाइज़ कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं लगती है तो हम आगे ट्राई करेंगे कि आप कुछ ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाएं जिससे आपको हेल्प मिल सके अपने एग्ज़ाम्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ओपन्स हिज डैश वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन कुशिता। कुशिता ये जो है ये बांग्लादेश में है। तो इंडिया ने नया एप्लीकेशन सेंटर, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ओपन किया है कुशिता में। ये कौन सा सेंटर होगा? 16th सेंटर होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कुछ बांग्लादेश में प्रणया वर्मा, उन्होंने कुशिता टाउन में वीज़ा सेंटर का इनाग्रेशन किया है। द IAVC एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी टू द रेजिडेंट्स ऑफ कुशिता एंड नियर बाई एरियाज हु नीड्स टू अप्लाई फॉर वीज़ा टू ट्रैवल टू इंडिया। ये सेंटर जो कुशिता के आसपास लोग रहते हैं उनको ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा एंड एक्सेसिबिलिटी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ सकें उस सेंटर पर एंड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका आप याद रख सकते हैं 16 सेंटर, इट वॉज 16 सेंटर। तो गवर्नमेंट लॉन्चेस, सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कीम टू ब्रिंग डैश मार्जिनलाइज रूरल वुमेन इन SHG's नेटवर्क। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्कीम तो जो कि मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन के लिए है इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क। तो ये कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? ये है थर्ड वन, संगठन से समृद्धि योजना स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ताकि वो हेल्प कर सकें जो भी मार्जिनलाइज रूरल वुमेन होते हैं। मार्जिनलाइज मतलब कि जो भी एक पॉवर्टी लाइन होती है उससे नीचे, पॉवर्टी लाइन जैसे हम कह सकते हैं, उससे नीचे जो वुमेन्स होती हैं उनको, गांव की जो औरतें होती हैं उनको, उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। 10 से 20 अब अगर हम पढ़ेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। ये जो माइनर डिटेल्स होती हैं हम बता तो देते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क में जो गवर्नमेंट ने ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे आखिर कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आखिर होता क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह, आप याद रख सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। टुडे लॉन्च संगठन से समृद्धि कैंपेन। ये कैंपेन है जो कि गवर्नमेंट ने चलाया है। It was empower marginalized rural households by bringing all the eligible rural women into fold of self-help groups। तो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में गवर्नमेंट ने जो रूरल मार्जिनलाइज्ड ये वुमेन्स हैं इनको, इनके अंदर उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का निर्णय लिया है ताकि वो आपस में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ मीन्स अपने आप हेल्प कर सकें, ऐसा एक ग्रुप बनाया ताकि वो औरतें अपने आप एक ग्रुप बनाकर खुद एक दूसरे को हेल्प कर सकें। ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब हम पढ़ते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप।
सेल्फ हेल्प ग्रुप देखते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इट्स अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल। आप देख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, आ स्मॉल ग्रुप, एक छोटा ग्रुप है जो कि गरीब लोग होते हैं। उन गरीब, कुछ गरीब लोगों का, जैसे ये गरीब लोग हैं, इन सब का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है आपस में। सेल्फ अपने आप, ये आदमी इसको मदद करेगा जब इसको ज़रूरत होगी, ये सब मिलकर इसको मदद करेंगे जब भी इसको ज़रूरत होगी। द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फेस सिमिलर प्रॉब्लम, दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर्स, द सेविंग्स आर केप्ट विद द बैंक। तो एक बैंक अकाउंट खोलते हैं वो, उन सब के अंदर हर महीने जैसे इसको 100 रुपये जमा करना है, इसको भी 100, इसको भी 100, इसको भी 100 और इसको भी 100 रुपये उस बैंक अकाउंट के अंदर जमा करने हैं। तो जब भी कोई ये पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस बैंक से इन सब का ये सब निकाल सकता है पैसा। और तो ऐसे ही जैसे आपने देखा वो कमेटी हम जमा करते हैं, आपने सुना भी होगा, तो वैसे ही जब जिसको ज़रूरत होती है वो निकाल लेता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रीजनेबल एजुकेटेड एंड हेल्पफुल लोकल पीपल हैज़ टू इनिशियली हेल्प द पुअर पीपल टू फॉर्म ग्रुप्स। कुछ रीजनेबल एजुकेटेड एंड हेल्पफुल लोकल पीपल जो जिनके पास मनी अवेलेबल है और जो ज़्यादा समृद्ध हैं, वो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं इन गरीब लोगों का मदद करने की थ्रू दिस ग्रुप। द आइडियल साइज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज 10 to 20। एज आई मैंशन बिफोर कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होता है, छोटा ग्रुप होता है जिससे आपस में मदद आसानी से की जाए। जितना बड़ा ग्रुप होगा न झोलबाजी ज़्यादा होगी, तो इसलिए 10 से 20 आदमी इस ग्रुप में होते हैं। The origin of self-help group in India can be traced back to establish of the Self-Employment Women Association in 1972। ये सब बैकड्रॉप्स की हिस्ट्री है शायद कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से हम ये जान सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया में कहाँ से आया, कहाँ से नहीं। तो ओरिजिन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा इन 1972। तो हम ये जानते हैं कि 1972 एक एसोसिएशन है सेवा करके, वो सबसे पहले पिक्चर में आया 1972 में। अब एक जैसे आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुटुम्बश्री इन केरला, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है का एग्जाम्पल है। जैसे आप समझ सकते हैं कुटुम्बश्री इन केरला एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। एंड महिला आर्थिक विकास महामंडल इन महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र में है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। तो सेल्फ हेल्प, आई होप आपको समझ में आऊँगा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, और मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा ये, अगर आपको समझना है और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई टू रीच यू एज सून एज पॉसिबल एंड आपका आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वन, विच बैंक हैज़ री इंट्रोड्यूस 40 days अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम्स। देखिए अमृत कलश ये स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, SBI की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SBI कह सकते हैं आप, SBI की स्कीम थी। तो इसका आंसर SBI होगा। SBI की स्कीम थी। इस स्कीम ये जो थी, ये स्कीम अब नए सिरे से 40 days 400 days ये कब तक चलेगी? अप्रैल 12, 2023 से लेकर जून 30, 23 तक का टर्म ये निर्धारित किया गया है। इस स्कीम के अंदर 400 days की स्कीम होगा। ये कह सकते हैं आप, ये हाई मैच्योरिटी, आपको ज़्यादा ब्याज परसेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं जैसे ये एक फिक्स डिपॉजिट, स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है गवर्नमेंट SBI की, स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम के अंदर आपको हाइयर रेट मिलते हैं
एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स, एज कम्पेयर टू अदर फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हाइयर रेट मिलेंगे। अब हाइयर रेट कितने मिलेंगे, ये लेट्स सी कि हाइयर रेट कितने मिलेंगे आपको, ये भी देख लेते हैं। हाइयर रेट मिलेंगे नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल कोई पर्सन है उसको कितना मिलेगा, और जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना होगा, वरिष्ठ जो सिंपल पर्सन है 7.10% उसको फिक्स रेट मिलेगा, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60% मिलेगा। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं। और मैच्योरिटी पीरियड आपको पता ही है, 400 डेज़ मैच्योरिटी पीरियड, 400 डेज़ के बाद आपको इस ब्याज रेट पर आपको मैच्योरिटी मिलेगी, जो पैसा होगा वो मिलेगा। तो एज यू नो कि आंसर क्या है, SBI, फोर्थ वन इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स दूसरे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ वन, हेरिटेज चेंजेस इन द इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023। 2000 it was observed on which day? Of course, as I mentioned here, तो 18 तारीख को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है, और इसका इस बार की थीम क्या है, हेरिटेज चेंजेस। इसी के साथ कुछ हम प्रीवियसली जो मार्च के जो अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं, अप्रैल की जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। अप्रैल 1 को क्या मनाया जाता है, अप्रैल 1 को आपको सबको पता ही है अप्रैल फूल डे बनाया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे एंड ओडिशा फाउंडेशन डे। तो ओडिशा फाउंडेशन डे जो सेपरेट प्रोविंस हुआ था अप्रैल 1 1936 को ओडिशा एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पर आया था। देन नेक्स्ट वन अप्रैल 2 World Autism Awareness Day. Third one, April 4th, International Day of Mine Awareness. Then 5, National Maritime Day. 6, April 6, International Day of Sports for Development and Peace. ये सब इम्पोर्टेंट डेज हैं जो आप सभी को शायद टिप्स पर होने चाहिए, इतने हार्ड नहीं है, आप डेली रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मान लो 20 अप्रैल का कुछ डे होगा तो फिर ये रिवाइज मैं फिर आपको करा दूंगा। तो इससे क्या, आप रिवाइज जितना बार करोगे उतना बार आपके वो ज़बान पर चढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा ज़बान पर चढ़ेगा वो आपको मेमोरी एक होता है फिक्स मेमोरी, वहाँ पर चला जाएगा। एक चीज़ को जितनी बार पढ़ोगे, सिंपल सा फिलॉसफी एग्ज़ाम क्रैक करने का ये होता है कि एग्ज़ाम हम फंसते वहाँ नहीं है जहाँ जो हम क्वेश्चन आता नहीं है, जो आता नहीं है उसमें क्या फंसना, वो तो आता ही नहीं है। हमको जो आता है हमको उसमें डाउट रहता है, ये डाउट रहता है अरे यार इसका ऑप्शन मैंने पढ़ा तो था लेकिन ये क्लिक नहीं कर पा रहा। वो क्लिक इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आप जो पढ़ते हो उसको एक बार 2 बार पढ़ लिया, वो फिक्स जो होता है, एक ऐसी मेमोरी होती है हमारे दिमाग के अंदर जो फिक्स हो जाती है बिल्कुल। आप अगर उसको नींद में भी कोई पूछेगा तो आप बता दोगे, तो उस वाली मेमोरी में जाना चाहिए। नेक्स्ट 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, अप्रैल 7। देन अप्रैल 10 वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अप्रैल 11 नेशनल सेफ मदरहुड डे। अप्रैल 12 इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अप्रैल 13 जलियांवाला बाग मैसेकर डे। अप्रैल 14 अम्बेडकर जयंती। and April 17 Hemophilia Day and April 18 World Heritage Day, जो आपने जो that's the question। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, एंड लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस inaugurated at which IIT in April 2023। तो इस क्वेश्चन का आंसर है IIT हैदराबाद। ये प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये है क्या? ये एक्चुअली है कि 3 साल पहले पीछे जाते हैं
बैकड्रॉप में कि क्या हुआ था। 3 साल पहले की बात है, तो DRDO और IIT हैदराबाद स्टार्टेड अ रिसर्च सेल, एक रिसर्च सेल स्टार्ट किया था, और इसी को नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब हम ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता हो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बार बार देखने को मिलता है जब भी DRDO या फिर IIT का नाम आता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मीन्स होता है कि आप जो अ प्लेस वे द हाईएस्ट स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड, एक जगह जहाँ पर हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन होता हो, वो जगह का वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि आप एक अब सबसे उच्च दर्जे का काम उसमें करना चाहते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि सेंटर मीन्स किसी चीज़ का सेंटर, उसमें एक्सीलेंस प्राप्त करना, हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क इन दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि DRDO के बारे में सबको आई होप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी लेट्स सी कुछ थोड़ा जान लेते हैं कि DRDO हमारी मेन एजेंसी है। हमारी मेन एजेंसी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये रिसर्च भी करती है, डेवलपमेंट, जो जैसे मान लो कि आप हमारा कोई एयरप्लेन है, उसको कुछ नई चीज़ों का खोज भी करेगी। खोजबीन मतलब कि नए हम अडेप्टबिलिटी कैसे कर सकते हैं। AI के जैसे अब AI चल रहा है, तो AI के साथ हम टेक्नोलॉजी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और नए रिसर्च इस फील्ड में, हर डिफेंस के फील्ड में कितने हम रिसर्च कर सकते हैं, और अगर हमारे जो पुराने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे इन्हांस कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं एक नए स्टेज के लिए, आगे के लिए चुनौती जो आएगी उस अकॉर्डिंग उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। प्रीमियर मीन्स द सुप्रीम एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च, अंडर द डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट काम करती है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चार्ज विद मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत चेयरमैन है। ये फाउंडेड 1958 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसको, आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका DRDO भवन न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूँ। साफ कर लिया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस विच पोर्टल। युवा पोर्टल क्या है? युवा पोर्टल जो है लॉन्च टू कनेक्ट आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स अक्रॉस द कंट्री। तो जो स्टार्टअप से रिलेटेड जो एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें क्या होगा कि ये कनेक्ट करेंगे एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स, जो भी आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी यंग पोटेंशियल प्यारे देश भारत के जो भी यंग माइंडेड पीपल हैं, उन्होंने जो भी स्टार्टअप्स स्टार्ट किया है, उन सबको कनेक्ट कर सके एंड आइडेंटिफाई कर सके भाई ये जो है हमारा काम का है, और इसको हम थोड़ा प्रोत्साहन या कैसे उसको हेल्प करते हैं बढ़ने में। तो ये स्टार्टअप, ये जो नई पोर्टल है, ये नया पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पोर्टल्स कैंपेन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फिस्कल ईयर 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हमारा न्यू बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कौन बन गया है? USA। थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड US हैज़ इंक्रीज बाय 7.65% टू USD 128.55 इन 2023 एज अगेंस्ट पिछला था ये, और अब जो नया है ये हो गया है 119.5 USD बिलियन
से बढ़कर पिछले साल से इस साल जो हो गया 128.55, ये बढ़कर हो गया है। एक्सपोर्ट टू चाइना डिप्ड बाय 28%, हमने चाइना को माल देना बंद कर दिया है, लेकिन खरीद उससे ज़्यादा ले रहे हैं, 4% बढ़ गया, आप देखोगे। While import rose 4.16% to USD 98.51 million in the last fiscal year. देना बंद कर दिया, लेकिन खरीदना चालू रखा है, खरीद हम और भी रहे हैं। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स भारत में आए जा रहे हैं। हम विच सिटी विल होस्ट हॉकी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी आफ्टर 16 years? सिटी, इसका आंसर होगा चेन्नई। थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु इज ऑल सेट टू होस्ट द मैन हॉकी हीरो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी टू बी हेल्ड लेटर इन दिस ईयर। तो तमिलनाडु जो स्टेट है भारत का, हमारे महान भारत का एक स्टेट है तमिलनाडु, उसका एक शहर है चेन्नई, कैपिटल भी है, वो होस्ट करेगा हॉकी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 16 साल बाद। The 7th edition of the prestigious tournament will take place from August 3 to 12, 2023। इस साल अगस्त 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। इससे पहले, इसके बाद होने वाला मेजर टूर्नामेंट होगा हांगझाऊ एशियन गेम्स, जो चाइना के एक सिटी हांगझाऊ में होगा एशियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, विच IIT डेवलप पोर्टेबल स्क्रीनिंग डिवाइस आर्ट्सन टू असेस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। देख लेते हैं कि कहाँ से हुई है, किस IIT ने की है। इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास हो जाएगा। रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैव डेवलप्ड अ नोवेल नॉन इन्वेसिव डिवाइस टू असेस द हेल्थ एंड एज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयरबाय प्रोवाइड अर्ली स्क्रीनिंग फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट्स अ गुड पॉइंट, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल समझ सकते हैं, फैक्ट है बस। आर्ट्सन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल स्टडीज़ इन इंडिया। इससे पहले इंडिया से पहले बार भी हो चुका है, US में हो चुका है, यूरोप में इसको डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। द डिवाइस हैज़ बीन असेस्ड ऑन मोर देन 5000 ह्यूमन सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट वन एंड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया अगेन। इन 2023 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, ये अभी हाल फिलहाल में समापन हुआ इसका। हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसको कितने मेडल मिले। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि इंडिया की पोजीशन इसमें 7th पोजीशन पे रहा इंडिया, और इसमें इंडिया के मेडल जो हैं वो कितने आए, 1 गोल्ड आया, 3 सिल्वर आए और 10 ब्रॉन्ज। सुनहरा अवसर फॉर अमन सहरावत, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया। अमन सहरावत ने गोल्ड जीता 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। एंड आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट में अमन सहरावत जो कि गोल्ड, सिल्वर भी पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में, तो ये भी। अंतिम पंघल एंड निशा दहिया और ग्रुपिन, ये सब इन्होंने जीता सिल्वर। एंड अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा, रितिका हुड्डा, प्रिया, अनिरुद्ध कुमार, दीपक, नीरज चिकारा, सुनील कुमार एंड विकास, इन सब जो हमारे रेसलर्स हैं इन्होंने जीता ब्रॉन्ज। इम्पॉर्टेंट वन। अब जो थोड़ा जान लेते हैं कि इसके बारे में, इस रेसलिंग चैम्पियनशिप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ हुई, कौन सी एडिशन की थी, नंबर 1 कौन रहा, नंबर 2 कौन रहा। तो द 2023 Asian Wrestling Championships was the 36th edition of Asian Wrestling Championship of combined events and took place from 19 से लेकर 14 अप्रैल तक। ये कहाँ हुई, अस्थाना। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा दिमाग में फिट कर लेना प्लीज़ कि ये कहाँ पर हुई, अस्थाना। क्योंकि मोस्टली ये सब तो पता ही होता है कि गोल्ड
क्योंकि सब बच्चे क्या याद करके जाएंगे कि अमन शेरावत ने गोल्ड जीता, अंतिम पंगल ने सिल्वर जीता, निशा दहिया ने सिल्वर जीता, रूपिन ने सिल्वर जीता, लेकिन कहाँ हुई ये भी थोड़ा याद रखना। अस्थाना कजाकिस्तान में हुई। द टॉप 3 nations in the medal table based on the goals were, फर्स्ट नंबर कमाल है, कजाकिस्तान फर्स्ट नंबर, होस्ट नेशन फर्स्ट, सेकंड जापान, थर्ड ईरान। मेडल टेबल पर इनकी पोजीशन, इंडिया 7th नंबर पर रहा, ये पहले ही बता चुके हैं हम आपको, इंडिया 7th नंबर पर है। वेल डन टू ऑल द एथलीट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी विनिंग एथलीट्स हैं, एंड हमारे भारत का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। वेदांत, ये सब आपको जानते होंगे, 3 Idiot मूवी आपने सबने देखी होगी। आर महादेवन, उन आर महादेवन के ये लड़के हैं वेदांत महादेवन। वेदांत महादेवन ये उनके सुपुत्र हैं और हैज़ क्लेम्ड 5 gold medals फॉर इंडिया एट द मलेशियन इन्विटेशन एज ग्रुप चैम्पियनशिप 2023 हेल्ड इन कुआलालंपुर। एक कुआलालंपुर मलेशिया में इवेंट हुआ जिसके अंदर वेदांत महादेवन ने 5 गोल्ड मेडल जीते, क्या बात है। और इन्होंने किस में जीते, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एंड 1500 मीटर स्विमिंग कैटेगरीज में वेदांत महादेवन wins 5 gold medal in Malaysia swimming championships. Proud moment for India and for his father. तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारी शुभकामना है कि भारत का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया बोर्न हु हैज़ बीन नेम्ड इन टास्क फोर्स टू एक्सपेंड US इंडिया यूनिवर्सिटी। मेल है, आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये हैं, इनका नाम है नीली पेंडपुडी। नाम थोड़ा अजीब सा है, शायद प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो गया, पर ठीक है आप देख लेना। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन ओरिजिन एकेडमिक नीली बेंडापुडी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 5 co-chairs ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। टास्क फोर्स फोकस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च एंड academic partnerships among higher education institution in the US and India. यूनिवर्सिटीज़ जो यूनिवर्सिटी हैं US की, उन सब का एक टास्क फोर्स, उसका टू एक्सपैंड US इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स को एक टास्क फोर्स बनाया गया। तो जो कि इंडिया की यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटी एंड US की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब का एक टास्क फोर्स बनाई गई। उसका हेड co-chair, one of the 5 co-chairs of Association of American Universities, इनका one of the co-chair बनाया गया, नीली बेंडापुडी। इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट हाँ क्वेश्चन अच्छा है। सूर्य कुमार यादव एंड हरमनप्रीत कौर नेम्ड एज विजडम T20 प्लेयर 2022। एक बार फिर भारत को गौरवान्वित कर देने वाला क्षण। सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर ने विजडम T20 प्लेयर 2022 का अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। सूर्य कुमार यादव वॉन ऑनर ऑफ विजडम लीडिंग T20 cricketer, while Harmanpreet Kaur became the first Indian woman to win the Cricketer of the Year award। तो हरमनप्रीत कौर ये पहली भारतीय बनी है इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हरमनप्रीत कौर कौन सी भारतीय बनी है, ये पहली भारतीय बनी है to become the first Indian woman to win the Cricketer of the Year award। The 5 Wisden Cricketers of the Year has been nominated in 2023 edition of the Wisden Cricketers Almanac with Tom, और ये सूर्य कुमार यादव एक हैं और 4 ये हैं, टॉम ब्लंडर ये न्यूजीलैंड के हैं, बेन फॉक्स ये इंग्लैंड के हैं विकेट कीपर, हरमनप्रीत कौर ये इंडिया की हैं फीमेल,
डैरल मिचेल, ये न्यूजीलैंड के हैं, एंड मैथ्यू पोच आई गेस इंग्लैंड के हैं, टू दिस ईयर्स अवार्ड। ये साल इन सबको अवार्ड दिए गए हैं, दिस अवार्ड्स। बेन स्टोक्स एंड बेथ मूनी हैज़ बीन नेम्ड एज ए लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। बेन स्टोक्स और बेथ मूनी, ये बेथ मूनी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, तो इनको भी ये अवार्ड फीमेल कैटेगरी में और वुमेंस कैटेगरी में इन द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। द विजडम cricketer of the year are cricketers selected for the honor by the annual publication Wisden Cricketers Almanac, based primarily on their influence on the previous English season। तो आप सबने सुना तो होगा विजडम क्या कि ये अवार्ड किस लिए, ये अवार्ड है जो आपने सुनोगे एंड आपने ये सुना होगा आई गेस, जो भी क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो उन सब ने सुना होगा, ये एक इंग्लिश सीजन होता है। इंग्लिश सीजन मीन समर को बोलते हैं इंग्लिश। जब भी इंग्लैंड में समर, जैसे आप लोग देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये इंग्लिश सीजन होता है, गर्मी का सीज़न होता है। इंग्लैंड में बारिश का भी होता है, रेनी का भी होता है, तो वो उस सीज़न में मोस्टली मैचेस खेले जाते हैं जो भी इंग्लैंड में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से, किसने ज़्यादा रन बनाया, कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंसर रहा उस सीज़न में, उन सबको ये जो पब्लिकेशन है ये अवार्ड देती है। तो इतना था इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजेला मार्कल, ये सब तो आप जानते होंगे कौन है ये। एंजेला मार्कल हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, हाईएस्ट जर्मन ऑनर। तो एंजेला मार्कल, जो कि आप सब जानते होंगे आई गेस, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चांसलर रही हैं जर्मनी की। रिसीव द टॉप ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मेरिट फॉर स्पेशल अचीवमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमीयर। इसको पढ़ना स्टेनमीयर ऐसे ही पढ़ा जा रहा है मुझसे, तो बस प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर, her former vice chancellor and foreign minister। ये एंजेला मार्कल है। इनको जर्मनी का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड एंजेला मार्कल को फॉर हर सर्विस, जो कि उन्होंने अपनी सर्विस 16 साल एक चांसलर के रूप में जर्मनी की रही एंजेला मार्कल। तो उनको अवार्ड ऑनर देने के लिए ये जो हाईएस्ट अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस अवार्ड, ये उनको प्रदान किया गया। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट जाइंट फेडेक्स आप सभी शायद मेरे को लगता है कि सभी को सबसे परिचित हो गए नेम की। फेडेक्स है क्या, इंडियन अमेरिकन सीईओ। फेडेक्स जो कंपनी है उस कंपनी का इंडियन अमेरिकन सीईओ जो है राज सुब्रमण्यम was honored with the प्रवासी भारतीय सम्मान। मैंने अब थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। सुब्रमण्यम 55 was presented with award by India's ambassador to the US तरनजीत सिंह, जो इंडिया के अम्बेसडर है यूएस में। तरनजीत सिंह सिंधु ये अम्बेसडर है इंडिया के यूएस में। एट द सेरेमनी एट द इंडिया हाउस ऑन सैटरडे सिंस ही कुड नॉट ट्रैवल, लिखा ही कुड नॉट ट्रैवल टू इंडिया अर्ली दिस ईयर टू रिसीव दिस अवार्ड। वो आ नहीं पाए थे तो उनको वहीं अब जो है ये अवार्ड दे दिया गया है। प्रवासी भारतीय के बारे में, प्रवासी भारतीय सम्मान के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्यों है, दिया क्यों जाता है, किस किस को दिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान ओवरसीज इंडियन ऑनर अवार्ड। ओवरसीज जो होते हैं जो भारत से बाहर हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, इंडिया से बाहर जो रह रहे हैं, वो ओवरसीज इंडियन ऑनर अवार्ड इज द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं उन सबको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड
or an organization or institution established and run by non-resident Indians or person of Indian origin constituted by the Ministry of Overseas India. Ministry of Overseas India, Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India, in conjunction with Pravasi Bharatiya Divas. Meritorious contribution in their chosen field professions, the award is given by the President of India. ये President of India इस अवार्ड को देते हैं। जो भी मतलब कि जो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी भारतीय जो लोग इंडियन जो भारतीय मूल के जो लोग बाहर रह रहे हैं किसी भी देश में और वो वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ लिखा हुआ देखो आप देख सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश एंड रन बाय नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन नॉन रेजिडेंट्स इंडियन के द्वारा संचालित की जा रही हो, उसके अच्छे काम के लिए ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड देती है, सम्मान देती है। जब ये सब स्टार्टिंग है, मैं आगे ट्राई करूँगा कि आपको और सिंपली तरीके से कैसे समझाया जाए और वो क्वेश्चन लाए जाए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ओनली ऑन एग्ज़ाम ओरिएंटेड। क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया 100 क्वेश्चन, महीने का 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, 100 200 300 भी होते हैं कभी कभी, 300 क्वेश्चन पढ़ लिए, आया कितना, एक भी नहीं। तो उस सब से बचने के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सूटेबल जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता कि वही पेपर तो जो भी अथॉरिटीज़ है वही बनाती है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको रेक्टिफाई करने का तरीका ये होता है कि आप प्रीवियस पेपर देखो, उसको पढ़ो, एनालाइज करो कि किस जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करंट अफेयर इतना वास्ट है कि आप उसको जितना डीप जाना चाहोगे उतना आप जा सकते हो। और यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, हर साल हमको नया कुछ देखने को मिलता है। जैसे हमने बीते 10 साल देखा कि हम कितने हमारे जवान 20 जवान शहीद हुए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाइना जो रिलेशन हमारा इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल पिछले 2-3 साल से काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि वो जियोथर्मल प्लांट स्टैब्लिश करेंगे अरुणाचल प्रदेश में ऑन चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में हम जियोथर्मल प्लांट स्टैब्लिश करेंगे। क्या है जियोथर्मल प्लांट? India plans to build a major geothermal power plant in Arunachal Pradesh just across the border from where China is setting up one. China भी बना रहा है geothermal plant वहाँ पर, तो India has decided to make this geothermal plant too, amid increasingly strident Chinese claims on the northeastern state. एज यू नो, आपको पता ही होगा कि चाइना जो है हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता आया है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये अच्छा डिसीजन है कि वहाँ पर जियोथर्मल प्लांट लगाने का डिसीजन लिया है। क्योंकि चाइना बना रहा है तो हमको भी थोड़ा कुछ उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी चाहिए। एंड फॉर दैट रीज़न जियोथर्मल प्लांट इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन है कि जियोथर्मल प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस विल बी द सेकंड जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन द कंट्री आफ्टर दैट वन एट पूगा वैली इन लद्दाख। ये सेकंड वन होगा, ये सेकंड होगा। फर्स्ट एज यू नो, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन द कंट्री पूगा वैली इन लद्दाख। फर्स्ट है पूगा वैली इन लद्दाख, सेकंड जो कि अरुणाचल प्रदेश में इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड करेगी जियोथर्मल प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, जियोथर्मल टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट द हीट। अब ये जियोथर्मल है क्या? व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी?
रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि एक बार ख़त्म हो गया वापस नहीं आ सकते। रिन्यूएबल का मतलब कि आप जितनी बार उतना यूज़ कर सकते हो, ये नॉन रिन्यूएबल का मतलब है। नाउ द पॉइंट, जियोथर्मल टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट द हीट ट्रैप्ड इन द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। जो जियोथर्मल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, हमारे सपोज जैसे ये अर्थ है, ये सरफेस है, ये हम सब रहते हैं, ये हम सब रहते हैं, ये सब हम हैं, पुण्य पुण्य से छोटे छोटे हम ही हैं। तो जो ये अर्थ के नीचे रॉक 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 वाटर वाटर वाटर, इसके नीचे जो यहाँ तक आ जाता है, ये जो हीट हीट ये हीट है सर, हीट। ये सब ऊपर आते थे, देखा होगा आपने, ऊपर आती हुई देखा होगा, कहीं पर आपने देखा होगा ऐसे रिजर्वर होते हैं जब वो गर्म पानी निकलता है। तो उन सब को वो जो वही यहाँ पर बताया गया है, subsurface of the earth, heat trapped in the subsurface of the earth which can be used directly for heating and cooling or can be converted into the electricity। वो सब एनर्जी वो रिन्यूएबल एनर्जी की यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इट इज़ low cost, ability to operate around the year at a high capacity। ये इसका एडवांटेज है। क्या? एक लो कॉस्ट होता है, एबिलिटी टू ऑपरेट अराउंड द ईयर, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे साल यूज़ करते हैं, और हाई कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यहाँ पर इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, जियोथर्मल कवर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन। अब ये इंडिया में तो सेकेंडरी प्लांट है, ये कहाँ पर पहले ज़्यादा यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं। ये आइसलैंड में ज़्यादा यूज़ होता है, एल साल्वाडोर में काफ़ी यूज़ होता है ये टेक्नोलॉजी। और ये कह सकते ये टेक्नोलॉजी जो जियोथर्मल टेक्नोलॉजी है वहाँ पर इन देशों में काफ़ी यूज़ होती है वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ पर शायद ये ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, केनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, फिलीपींस, ये जो कुछ देश हैं, आइसलैंड, एल साल्वाडोर, न्यूजीलैंड, केनिया एंड फिलीपींस, ये सब इन सब देशों में ये जियोथर्मल टेक्नोलॉजी मोस्टली बीइंग यूज्ड देयर। इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, बट आई होप ये PDF में भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं एज सुन एज मैं जल्दी से जल्दी एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिस पर आपको ये सब PDF जो है वो प्रोवाइड हो सके, वो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सबको अच्छे से, और जितना अच्छे से आपको समझा सकता हूँ और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। और ऐसा एक्यूरेट मटेरियल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मिले, जो कि आपको बर्डन ना लगे, आपको इजी लगे कि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ये सब जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे लगा ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर काफ़ी पढ़े हैं, उन सब को एनालाइज़ किया है। उन सब को एनालाइज़ करने के बाद आई गेट टू नो कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं हमारे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, तो कि आपसे थोड़ा एक मोटिवेशन बना रहे एंड आप उसके लिए और अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। और छोटी छोटी वीडियो जो भी आपको लगता है कि ये टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, ये टॉपिक पे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो कि आपको मैं वो चीज़ जो है वो एक सिंपल वर्ड्स में समझा सकूँ जो कि आपको समझ में ईजिली आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते, टेक केयर यू ऑल, बाय।